कांस्टेबल या एमटीएस बन जाती तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होते, वो हर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देते। तो हम उस फैमिली से आते हैं। के लिए भी हमें बहुत हम लोगों ने सफर किया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों अनएजुकेटेड थे। और मतलब बिल्कुल कितने तक पढ़े थे? मेरी मम्मी का सपना था कभी वो स्कूल जा पाए। अच्छा। तो क्योंकि हमारी सोसाइटी में गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता, मतलब मेरे नाना जी का ये माइंड प्रोसेस और पूरा थॉट प्रोसेस यही था कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, क्यों हमें लड़कियों को पढ़ाना है। तो मम्मी की मैंने बचपन से वो चीज़ उनमें देखी कि वो बहुत ही बड़ा उनका ड्रीम था कि वो हमेशा बताती थी कि जब मैं सबको देखती थी बैग लेके स्कूल जाते हुए, तो मैं भी चाहती थी मैं कभी स्कूल जा पाऊँ। तो मम्मी नहीं जा पाई, स्टिल उनका ये था कि मैं नहीं पढ़ पाई बट मेरी बेटियां पढ़ेंगी। तो मम्मी के साथ ये था, और फादर मेरे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा उनके साथ थे, तो 6-7 के आसपास उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो दिल्ली में आ गए थे। लगभग 14 साल की एज से ही वो दिल्ली में हैं और तभी से उन्होंने यहाँ पे जॉब करना शुरू किया। तो मतलब बहुत ही स्ट्रगल उन लोगों ने फेस किया। तो वो सारी स्ट्रगल ही मेरी लाइफ में हमेशा मोटिवेशन बना रहा। कभी भी, क्योंकि प्रिपरेशन में भी ये होता है हम बहुत डाउन फील करने लगते हैं। कभी डेट है, एक साइड टाइम है, और मैं डेली क्या क्या चीजें कर रही हूँ और नंबर ऑफ आवर्स में मेंशन करती थी। तो वो ना मेरे लिए अपने आप बहुत मोटिवेटिंग होता था कि मैं कॉन्स्टेंटली 9 घंटे पढ़ ले रही हूँ। मैंने कल भी 9 घंटे पढ़ा था, तो नेक्स्ट डे अपने आप मोटिवेशन रहता था कि कल 9 घंटे पढ़ा था ना, आज थोड़ा सा और पुश कर ले। इस बीच मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स दिए, दिल्ली पुलिस के, कांस्टेबल के, एमटीएस के, रेलवे में ग्रुप डी के, आपने सब कुछ दिया और आखिरकार मतलब आईपीएस मिला। जी। तो उसमें से मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक में हुआ था तो उसका रिटर्न निकल गया था, बट उसका फिजिकल नहीं निकला था एसएससी जीडी में। तो 2019 में फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया। बहुत सारे जीडी का भी एग्जाम दिया? जी। ओके। तो वेलकम टू चैनल अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है ही कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और लगातार मैं यूपीएससी टॉपर कवर कर रहा हूं। तो अभी हमारे साथ आशा शर्मा मैम है। मैम का सिलेक्शन हो चुका है फाइनल रूप से। मैम से जानने वाले हैं कि मैम के लाइफ में क्या स्ट्रगल रहा, तैयारी कैसे किया, क्या ऑप्शनल था, सब कुछ के बारे में, टाइम टेबल से लेकर सब कुछ के बारे में। यदि आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है मैम फाइनल सिलेक्शन होने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है जब से रिजल्ट आया है, मतलब कम्प्लीटली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है ये। तो बाकी बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब मैम ये पीडीएफ आया तो उस वक्त आपको कैसे पता चला? उस वक्त तो मैं कम्प्लीटली शॉक्ड थी जब पीडीएफ आया अचानक से, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे। पहले और था मंडे को रिजल्ट आ जाएगा, तो पूरा मंडे को स्ट्रेस में रहे, रात भर नींद नहीं आई। उसके बाद ट्यूसडे को फाइनली 1 बजे के आसपास में जब रिजल्ट आया, तो जब देखा अपने लिस्ट में नाम, तो मैंने खुद नहीं देखा था, मेरे सीनियर सर थे तो वो यहाँ पे साथ में थे, तो उन्होंने देखा। तो पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सही में मेरा नाम आ गया है, और लगभग 1 आधे घंटे तक तो मैं कम्प्लीटली शॉक्ड ही थी। तो बहुत ही वो था। फिर घर आकर के बताया तो फिर पेरेंट्स का सबका रोना वगैरह, वो नॉर्मल चीज़ें, फिर वो सारा शुरू हो गया। बट उसके बाद से तो बहुत ही अच्छी लाइफ हो गई है अभी रिजल्ट के बाद से अगर देखें तो। शुरुआत अपना आप एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह बताओ कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, क्या कैसे? जी, स्कूलिंग मैंने सर्वोदय कन्या विद्यालय शक्तिनगर से करी, दिल्ली से ही, गवर्नमेंट स्कूल था वो। और उसके बाद मैंने कॉमर्स से ली थी, तो मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन फाइनल करी थी 2019 में। इस बीच मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स दिए, दिल्ली पुलिस के, कांस्टेबल के, एमटीएस के, रेलवे में ग्रुप डी के, आपने सब कुछ दिया और आखिरकार मतलब आईपीएस मिला। जी। तो उसमें से मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक में हुआ था तो उसका रिटर्न निकल गया था, बट उसका फिजिकल नहीं निकला था एसएससी जीडी में। तो 2019 में फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया। बहुत सारे जीडी का भी एग्जाम दिया? जी। ओके। तो फाइनली 2019 में मैंने जब ग्रेजुएशन मेरी हो गई, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब कुछ और सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लोर कर ली हैं। तो 2019 में मैंने फाइनल डिसाइड किया। इस बीच उसी के आसपास एक बहुत लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट मेरे सामने आया। मेरी सिस्टर की जॉब लग गई, और मेरी जैसे फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, आफ्टर 12th गर्ल्स को बहुत रेयर फैमिलीज में पढ़ाया भी जाता है। तो एक बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल चीज रही हमारे साथ कि मेरी सिस्टर की गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब वो टीचर थी, तो यहाँ पर मैंने वो चीज देखी कि उनकी जॉब लगने के बाद ही सोसाइटी में लोगों ने टीचिंग की तरफ गर्ल्स को पुश करना शुरू किया, जो कि उनको मैरिज की तरफ पुश कर रहे थे अभी तक। तो ये चीज मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग थी। यहाँ से मेरे माइंड में आया कि वो आज टीचर बनी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत गर्ल्स की लाइफ चेंज हुई है। शायद मैं कुछ बड़ा कर लूं, तो उसका देखा देखी जिनको के पेरेंट्स आज शादी की तरफ मोड़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स थोड़ा हेल्प करना शुरू करें और बच्चों की लाइफ चेंज हो। तो वहां से एक मेरे माइंड में आया, तो वहां से फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी, और लगभग 2019 में ही मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी। बट स्टार्टिंग में कोई भी गाइडेंस नहीं, और आसपास यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी अवेलेबल नहीं था।
इवन मेरी फैमिली में एजुकेशन के लिए भी हम लोगों ने सफ़र किया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों अनएजुकेटेड थे। और मतलब बिल्कुल कितने तक पढ़े थे मेरी वो? मम्मी का सपना था कभी वो स्कूल जा पाए। अच्छा। तो क्योंकि हमारी सोसाइटी में गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता, मतलब मेरे नाना जी का ये माइंड प्रोसेस और पूरा थॉट प्रोसेस यही था कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, क्यों हमें लड़कियों को पढ़ाना है। तो मम्मी के मैंने बचपन से वो चीज़ उनमें देखी कि वो बहुत ही बड़ा उनका ड्रीम था कि वो हमेशा बताती थी कि जब मैं सबको देखती थी बैग लेके स्कूल जाते हुए, तो मैं भी चाहती थी मैं कभी स्कूल जा पाऊँ। तो मम्मी नहीं जा पाई, स्टिल उनका ये था कि मैं नहीं पढ़ पाई बट मेरी बेटियाँ पढ़ेंगी। तो मम्मी के साथ ये था, और फादर मेरे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा उनके साथ थे, तो 6-7 के आसपास उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो दिल्ली में आ गए थे, और लगभग 14 साल की एज से ही वो दिल्ली में हैं, और तभी से उन्होंने यहाँ पे जॉब करना शुरू किया। तो मतलब बहुत ही स्ट्रगल उन लोगों ने फेस किया। तो वो सारी स्ट्रगल ही मेरी लाइफ में हमेशा मोटिवेशन बना रहा कभी भी, क्योंकि प्रिपरेशन में भी ये होता है हम बहुत डाउन फील करने लगते हैं कभी कभी। तो ये जो एक पॉइंट था इसने हमेशा मुझे आगे पुश किया कि आज मुझे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं या हमें जो चीज़ें मिल रही हैं हमारे आसपास हम उसे बहुत हल्के में ले रखे होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझा मैंने, और ये रियलिटी भी है कि आज हमें पढ़ने का मौका मिला है, लाखों लड़कियों को नहीं मिल रहा है ना, बहुत सारी वजहों से। तो उसका मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहती थी और उससे सोसाइटी में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना चाहती थी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जी ओके मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपके पापा मतलब 6 क्लास तक पढ़े थे, जब आप आईपीएस बन गई तो उन्हें मतलब कैसा लगा, क्या बोले वो तो बहुत ही खुश हैं, उनके तो मतलब खुशी की कोई सीमा नहीं है कि उनके लिए बहुत ही बड़ा सपना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जॉब से पहले भी इवन अभी भी वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप बोल रही थी कि मतलब मैं कांस्टेबल वो भी बन जाती थी, शायद उन्हें लगता कि कांस्टेबल पुलिस बन जाती तो पुलिस में लग गई, आप खुश थे तब भी। लेकिन आप आईपीएस बनी तो क्या रिएक्शन रहा उनके लिए? आईएएस आईपीएस क्या होता है उन्हें सिर्फ ये पता है कि कुछ बहुत बड़ा होता है, उन्हें नहीं पता कि रियलिटी में क्या चीजें हैं ये। तो उनके लिए तो जब लोगों ने उस तरीके से उनको ट्रीट करना शुरू किया और मतलब लोगों के अचानक से सबके व्यवहार चेंज हो गए, तब उन्हें लगा कि नहीं ये चीज बहुत बड़ी है, और इस चीज से वो तो बहुत ही खुश है। आज उनसे ज्यादा प्राउड, मतलब उनको खुश देख करके जो भी स्ट्रगल रहा वो सब भूल चुकी हूँ मैं। जी ओके। जब मैम आप जैसे कि तैयारी कर रही थी उस टाइम पे कभी आपको लगा होगा कि मेरा मतलब बहुत स्ट्रगल बढ़ा रहा है, मैं इस एग्जाम में क्यों आ गई, तो क्या लगा था आपको किसी टाइम पे ऐसा कि गलत डिसीजन है ये? होता है ये चीज़ मुझे लगता है कि नॉर्मली सभी के साथ लगभग होती है, क्योंकि इस प्रिपरेशन में ऐसा नहीं होता कि हम हर टाइम बहुत मोटिवेटेड हैं और अच्छा ही चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है गिव अप ही कर दो, छोड़ ही दो, हम इसलिए बने ही नहीं हैं। इवन मुझे एक इंसिडेंट भी याद आता है, मेंस से लगभग 1 मंथ पहले का टाइम था, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरी सिस्टर तब मेरे साथ नहीं थी, लगभग 2 घंटे मुझे अभी भी याद है मैं कॉल करके सिर्फ रोई हूँ कि लगता है गलती से मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मैं बिल्कुल भी डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हूँ, मुझसे मैनेज ही नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत कुछ एक साथ, स्पेशली मेंस बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। नोट्स को भी आपको शॉर्ट में करना है और चीज़ों को रिवाइज भी करना है, टेस्ट भी लिखने हैं, तो बहुत हेक्टिक था। तो वो फील होता है और वो सभी को होता है। मुझे लगता है कि इसमें हमें थोड़ा खुद को संभालने की ज़रूरत है, और ये प्रिपरेशन ऐसी है कि अगर ये चीज़ भी मैंने नोटिस करी है, अगर हम लगातार 4-5 दिन भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अपने आप नेक्स्ट डे हम मोटिवेटेड रहते हैं, और अगर हमने 2-4-10 दिन का गैप ले लिया तो हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कोशिश आई थिंक यहाँ पर ये रखनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी हम बनाए रखें, तो कॉन्स्टेंटली जब हम करते रहेंगे तो वो अपने आप में एक मोटिवेशन बन जाता है। ओके मैम, आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल तो सोशियोलॉजी था। तो ऑप्शनल मतलब आपने क्यों लिया ये सोशियोलॉजी? जी, ऑप्शनल में भी अगेन गाइडेंस ठीक से ना होने की वजह से मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने हिस्ट्री ट्राई किया, मुझे लगा कि हिस्ट्री मैं कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऑप्शनल लेते टाइम बहुत सोच समझ के उसे लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमें टॉर्चर करना शुरू करता है अगर हम गलत ऑप्शनल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आधा मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा और मैंने रैंडमली डिसाइड कर लिया था, कुछ भी थॉट प्रोसेस नहीं था पीछे, बस थोड़ा सा हिस्ट्री अच्छा लगने लगा तो मैंने कहा हिस्ट्री ले लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑप्शनल लिया फिर, बट हाफ हिस्ट्री पढ़ने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, और जीएस की हिस्ट्री भी समझना फिर मुश्किल पड़ गया। तो फिर मैंने वो बहुत बल्कि लगने लगा, क्योंकि मैं कॉमर्स की थी तो हिस्ट्री तो वैसे ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, तो फिर हिस्ट्री छोड़ी। उसके बाद अगेन गलती करी कि मैंने साइकोलॉजी ऑप्शनल ले लिया, और जस्ट ये देख करके ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैंने साइकोलॉजी की तरफ मूव कर गई। बट ये चीज़ बाद में मुझे रियलाइज हुई कि मार्केट में प्रॉपर वे में ना तो मुझे गाइडेंस मिल पाई, ना प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिल पाई। तो सोशियोलॉजी का मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी यहाँ पर कि सोशियोलॉजी मैंने लास्ट ईयर जुलाई, जब प्री नहीं क्वालिफाई हुआ था तो जुलाई के आसपास मैंने अपना सोचा कि शायद ये एक मौका है, मुझे अपना ऑप्शनल चेंज कर लेना चाहिए। तो तब मैंने बात करी सर से भी, रवि सर से, तब मैंने सोचा कि इसको एक बार ट्राई करते हैं।
फिर मैंने सोशियोलॉजी की तरफ मूव करी। और ये चीज़ मतलब बतानी चाहिए, मुझे ज़रूर ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए सबको, कि 1 साल से कम टाइम पीरियड में मैंने सोशियोलॉजी प्रिपेयर किया है और बहुत ही सिलेक्टिवली चीज़ों को करा है। स्टिल 279 मार्क्स आ गए। तो मतलब ये बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मुझे कि हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, 3 अटेम्प्ट हमने दे दिया, बट जस्ट 230 के आसपास हमारे मार्क्स आ रहे हैं। तो सोशियोलॉजी के लिए तो ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि बहुत सिलेक्टिवली रहना है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अक्सर क्या होता है ना कि इंटरेस्टिंग है तो हम पढ़ते चले जाते हैं, बुक्स पे बुक्स, बट जो एक्चुअली में एग्जाम की डिमांड है उसको नहीं समझ पाते। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करके, एक रेफरेंस मटेरियल मैंने नितिन सांगवान सर की बुक को पढ़ा था, तो वो बुक और अगेन पीवाईक्यूज अच्छे से करना, उनको लिखना, कोई भी एक टेस्ट अगर आप ले रहे हैं उसको प्रॉपर करना, इतने से काम हो जाता है। और शॉर्ट में नोट्स, हर टॉपिक के शॉर्ट में नोट्स। कभी कभी मैम पढ़ने के दौरान जब अचानक से आपका मन नहीं लगता तो उस टाइम पे आप क्या करती थी? अगर पढ़ने के टाइम पे मन नहीं लगता तो सिंपल मैं ब्रेक ले लेती थी। मेरे साथ ये इश्यूज थोड़ा कम होते थे क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को फॉलो करती थी। आई थिंक वो बहुत सही मेथड है। एक तो टाइमर लगा के पढ़ाई करना, और एक चीज़ ये होती थी कि शाम के टाइम जब हम सोने जा रहे हैं रात के टाइम पर, तो दिन भर में जो भी चीज़ें करी हैं एक बार उसको रिविजिट करना और नेक्स्ट डे को प्लान करके रखना। तो इससे ना हमेशा मैं उस चीज़ के टच में रहती थी कि हाँ ठीक है, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। और मैंने पूरा एक चार्ट बना के रखा था, उसमें एक साइड डेट है, एक साइड टाइम है, और मैं डेली क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ और नंबर ऑफ आवर्स में मेंशन करती थी। तो वो ना मेरे लिए अपने आप बहुत मोटिवेटिंग होता था कि मैं कॉन्स्टेंटली 9 घंटे पढ़ ले रही हूँ। मैंने कल भी 9 घंटे पढ़ा था, तो नेक्स्ट डे अपने आप मोटिवेशन रहता था कि कल 9 घंटे पढ़ा था ना, आज थोड़ा सा और पुश करते हैं। फिर नेक्स्ट डे भी यही था कि नहीं, हम कॉन्स्टेंटली करते आ रहे हैं। फिर थोड़ा डाउन भी अगर मैं सैटरडे संडे तक जाती थी, तब भी मेरे माइंड में ये रहता था कि कोई बात नहीं, 8, 9, 10 आवर्स मैंने कॉन्स्टेंटली पढ़ा है, थोड़ा सा ब्रेक मैं डिजर्व करती हूँ। तो ये एक थोड़ा सा हैप्पी हम खुद को गिफ्ट दे सकते हैं लास्ट में संडे को, तो ये काम करना चाहिए। थोड़ा ब्रेक जरूरी है, वरना बर्नआउट। पूरे दिन का आप टाइम टेबल बताओ कि आपका मतलब क्या डेली का रूटीन रहता था? डेली का रूटीन मेरा ये रहता था कि मॉर्निंग में घर के सब काम वगैरह फिनिश करके, सब काम वगैरह आप ही करती थी घर पे? क्योंकि मम्मी की मेरी हेल्थ खराब रहती थी तो मम्मी की हेल्प करनी पड़ती थी, तो घर के काम मैं करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं कंप्लीटली पढ़ाई कर रही थी। तो घर के जो नॉर्मल झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन वो सब करके उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाई करना मैं शुरू करती थी। तो लगभग 8, 9, 10 जब भी हो पाता था सारा काम फिनिश, तब हम करते थे। और कोशिश में यही रखती थी कि 3 उसमें करके 3 घंटे या 2 घंटे, जैसा भी चीजें मैनेज हो पा रही हैं इस अकॉर्डिंग। और जैसा टाइम है, जैसे कि जब टाइम ज्यादा है तब प्री मेंस को साथ में लेकर के चलना, जब टाइम बहुत कम आ रखा है तो फिर हम प्री स्पेसिफिक और मेन स्पेसिफिक होकर के पढ़ना। ओके मैम, मॉक टेस्ट वगैरह आपने कितना लगाया था? जब मॉक टेस्ट कब लगाया? पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद या फिर एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद? जैसे पॉलिटी पढ़ लिया, पॉलिटी का मॉक टेस्ट लगा लिया, या फिर एक साथ पूरी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद? मॉक में मैं ये बोलूंगी कि मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में क्वालिफाई ना होने के रीजन में कहीं ना कहीं एक मॉक का रोल था। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने मॉक क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं करे थे, तो बहुत ही अच्छे मार्जिन से मैं प्रीलिम्स फेल करी थी। मेरे 49 मार्क्स थे, कट ऑफ लगभग 88 गई थी। तो पीवाईक्यूज नहीं करे थे, तो मुझे लगता है उसका मेन रीजन ये था। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मेरी प्रिपरेशन एक लेवल पर थी, पूरा मेंस मेरा ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका था, नॉलेज का कोई गैप नहीं था। बट स्टिल मॉक्स ठीक तरीके से ना लगाने की वजह से मैं एग्जामिनेशन हॉल में वो टाइम मैनेजमेंट ना उसको कर पाई और पैनिक कर गई, जिसकी वजह से लगभग 14-15 क्वेश्चंस मुझे आते थे बट मैंने गलत मार्क कर दिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मॉक का रोल होता है। थर्ड अटेम्प्ट में अक्टूबर ऑनवर्ड्स मैंने मॉक लगाना शुरू करा था, और लगभग मेरे ख्याल से फॉरम के मैंने लेवल 1 लेवल 2 के मॉक्स थे, तो वो कम्प्लीटली लगाए थे। कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ करके, इकोनॉमिक्स के उनके नहीं लगाए थे, और एक सब्जेक्ट और था साइंस एंड टेक का, तो उसके नहीं लगाए थे। बाकी विजन के मैंने मॉक्स लगाए थे। और सबसे एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, क्योंकि अभी जिनका प्रीलिम्स है वो बच्चे जरूर ये देख रहे होते हैं, तो एंड टाइम पर, मतलब अभी 2 मंथ का टाइम है, मत लगाइए, ये बहुत हार्मफुल हो जाता है। इस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा ट्रस्ट करके मैम यूपीएससी में क्या लगता है आपको, प्रीवियस ईयर का क्या फायदा रहता है? जैसे कि रिपीट तो बहुत कम ही होते हैं, ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट नहीं होते, कई बार एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं, पॉलिटी वगैरह में कभी-कभी। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब उनमें जो एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रेम करने का जो पैटर्न है, ऑप्शन सेटिंग का जो पैटर्न है, वो एक फिक्स है। अगर हमने वो आइडेंटिफाई कर ले गए, जैसे तो केवल लिखा था वो गलत हो ही जाता है। हाँ, कुछ इस तरीके की चीजें होती है, ओनली वाला गलत हो ही जाता है। यहाँ पर ना मतलब अगर हम ब्लाइंडली किसी और के कुछ ट्रिक्स को फॉलो कर लेते हैं कि ओनली लिखा है तो उसको गलत मार्क कर दो, कैन लिखा है तो उसको सही मार्क कर दो, तो हम फंस जाते हैं।
ओके, तो फिर कैसे करना है लेकिन इसको? अगर हम खुद से उसको एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन आप उसको प्रॉपर देखिए, ठीक है, आप उसको प्रॉपर देखिए किस तरीके से स्टेटमेंट रॉन्ग फ्रेम करी जा रही है। रैंडमली जैसे मैंने बता दिया कि ओनली है तो इनकरेक्ट कर दो या कैन है तो करेक्ट कर दो, ये काम ब्लाइंडली नहीं करना किसी के कहने पे, उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि 2 घंटे में प्रीलिम्स में बहुत ही मतलब स्ट्रेस होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये एक एक क्वेश्चन मार्क करने से पहले हाथ कांपते हैं, और स्पेशली तुक्का लगाने से पहले तो और कांपते हैं। लेकिन जब हमने खुद से चीजों को एनालाइज किया होता है ना, तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं ये मैं कर दूंगा। अब जैसे कुछ में मैं बताती हूँ कि इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लोकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नॉलेज नहीं भी है आपको, स्टिल अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पकड़ रखा है कैसे ऑप्शन सेट करे जा रहे हैं। तो इसमें मैं बता रही हूँ कि सिर्फ ऐसे ही नहीं है, और ये ईयर पर ईयर हमें देखने को मिलता है। अगर कॉन्स्टेंटली मैंने ये चीज नोटिस करी कि 2019, 20, 21, 22, 23 का अगर हम पेपर भी देखें तो कुछ चीजें कॉमन दिखेंगी, और वो तब दिखेंगी और उन्हें दिखेंगी जब वो मतलब उसको ज्यादा, अक्सर क्या होता है ना, हमने क्वेश्चन देखा और उसको छोड़ दिया, वो काम नहीं करना है। उस क्वेश्चन को देखिए, उस पर टाइम स्पेंड करिए, जैसे 2 घंटे हैं उसको प्रॉपर देखिए, उसको प्रॉपर एनालाइज करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे इस बारी 97 अप्रॉक्स मार्क्स हैं, और कट ऑफ काफी मतलब कट ऑफ से अच्छा खासा मार्जिन है। हाँ, कट ऑफ 75 है, तो मतलब मार्जिन काफी अच्छा खासा है। और इसका मेन रोल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 कुछ सब्जेक्ट्स में 2008 ऑनवर्ड्स मैंने बाय हार्ट, मुझे पीवाईक्यूज लर्न हो गए थे, और कुछ में तो हिस्ट्री वगैरह में तो 1979 ऑनवर्ड्स करके मैंने उसके नोट्स बना लिए थे, तो वो मैंने पोस्ट कर दिए। प्रीवियस ईयर किस सब्जेक्ट का ज्यादा फायदा करता है? जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक हो गया, तो किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करता है? आई थिंक हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पे मैं डिपेंड थी कम्प्लीटली, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं पढ़ पाई थी हिस्ट्री के, और बहुत बोरिंग लगती थी। जी। तो मतलब ये चीज है कि वो सोर्स आपको धोखा नहीं देगा। आप कोई बुक अगर छोड़ देते हैं तो आपको कम लॉस होगा, लेकिन अगर अपने पीवाईक्यू छोड़ दिया तो आपको ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो हिस्ट्री के आई थिंक कर लेने चाहिए, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिक्स में हम 2011 ऑनवर्ड्स भी करें तो ठीक है, बट हिस्ट्री के थोड़ा पहले से कर रहे हैं हम, क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट है तो वो अच्छा रहता है। इन्वायरमेंट के भी आई थिंक 2011 ऑनवर्ड्स ठीक रहेगा। साइंस एंड टेक के भी अभी लेटेस्ट के हमें करने चाहिए, बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं। 2-3 साल का नहीं, कम से कम 10 साल का, कम से कम। मैं बोल रही हूँ ना, पीवाईक्यूज पे रिस्क लेना बहुत मतलब हमें फेलियर की तरफ लेकर के जाने की कंडीशन हो जाती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब मॉक्स के पीछे हम लोग भाग रहे होते हैं एज इट इज मॉक्स। अब मैं एक बात यहाँ पर और बोलूंगी कि अभ्यास मैंने दिया था, तो अभ्यास में अब प्रीलिम से 15 दिन पहले था, और उसमें मेरे मार्क्स आए थे 45 और मेन एग्जाम में आपका 97 मार्क्स। तो अब क्या होता है कि बच्चे मॉक लगाते हैं, मॉक अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है, वो लेवल नहीं आ पाता क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन ही डाल देते उसमें। यूपीएससी एक बैलेंस करके चलता है पेपर को, 4 इजी क्वेश्चन रखना है, 3-4 टफ क्वेश्चन रखना है। बिल्कुल, और जो मैं पैटर्न की बात कर रही हूँ कि वो पैटर्न आपको पीवाईक्यूज में दिखेगा, और वो 24 में भी आप उसको फॉलो करेंगे, आप क्वेश्चन करेक्ट कर ले जाएंगे। लेकिन वही पैटर्न अगर आप टेस्ट में लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो हमारा माइंड ना फिर परेशान होने लगता है। क्योंकि एक चीज मैंने देखी, टेस्ट में वो इंटेंशनली ये पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे ये चीज सीख जाते हैं कि ओनली लिखा है तो उसको इनकरेक्ट कर दो, कैन लिखा है तो करेक्ट कर दो, तो वो जानबूझ के क्वेश्चन इस तरीके से कई बार फ्रेम करते हैं, तो माइंड वहां पर डिसबैलेंस होने लगता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एंड टाइम पे बहुत ज्यादा मॉक लगाना कई बार बच्चों को परेशान करता है। एक तो डिमोटिवेटिंग हो जाता है, मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर वो परेशान होने लगते हैं कि हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है। इवन मेरा भी हुआ था, जब 45 मार्क्स देखे तो मेरा रोना शुरू हो गया कि 15 दिन बच्चे हैं, मेरे 45 मार्क्स आ रहे हैं, क्या प्रिपेयर किया है मैंने। आपको फिर क्या लगा था 15 दिन मतलब इस बार तो भी नहीं होगा शायद? हाँ, तो एक्चुअली मेरे प्रीलिम से पहले कंडीशंस कुछ इस तरीके की क्रिएट हो गई थी कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी ठीक से। बताओ क्या वजह से? मेरी मदर का प्रीलिम से 2 मंथ पहले उनका ब्रेन हैमरेज हो गया, उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई, तो उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम, फिर घर को पूरा संभालना, वो इश्यूज, फिर एग्जाम के प्रीलिम्स के 1 मंथ पहले मेरे भाई थे, कजन ब्रदर, उनकी डेथ हो गई, तो एक बहुत बुरी कंडीशन घर में फैमिली में पूरी क्रिएट हो गई। तो वो मतलब मैनेज करना वो सारी चीजें बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था मेरा, कि जब मतलब मम्मी की ऐसी कंडीशन हो गई, फिर ब्रदर मेरे एक्सपायर हो गए, तो मेरे को वैसे ही फील हो रहा था कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी ठीक तरीके से उस टाइम पर, तो मुझे लग रहा था कि अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, ये कंडीशन तक मेरी आ गई थी। बट उस टाइम पर फिर एक सीनियर दी थी, कारमिल दी, रवि सर, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और ये बात तब मुझे समझ आई कि ये प्रिपरेशन 2-4-10 दिन का गेम नहीं है। पीछे से जो चीजें हम करते आ रहे हैं, जो फाउंडेशन हमारे 2 साल 3 साल 5 साल में वो काम करेगा। पिछले 2-3 साल ही नहीं, आपने लाइफ में अभी तक जो चीजें सीखी हैं, यूपीएससी सिर्फ ये नहीं है कि किसी बुक से जो चीज पढ़ ली है, रट ली है, वो एग्जाम में आ जाएगी, हम लिखाएंगे। शुरुआत से आपने जो पहले क्लास से लेके अभी तक
अब इस बारी मुझे याद आ रहा है, एक गिलहरी पे एक क्वेश्चन था, वो कहाँ हाँ, रहती है? मैंने देखा तो था। ये क्वेश्चन हम कौन सी बुक से पढ़ेंगे? ये तो जर्नल चीज है। गिलहरी मांसाहारी होता है, ऐसे करके था कुछ। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कुछ आ रहा है तो मतलब ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कई बार, क्योंकि ऐसी कंडीशन होती है। मेरे साथ ये होता था कि एग्जाम से बहुत, जब एग्जाम पास आने लगता था तो पैनिक लेवल बढ़ने लगता था, तो बहुत स्टडी प्रोडक्टिवली नहीं हो पाती थी। तो आई थिंक उसको लेके भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर ये जो डिमोटिवेटिंग वाला पार्ट था कि लगता था कि नहीं होगा, तो प्रीलिम से पहले भी ऐसा हुआ था कि अटेम्प्ट मिस कर देना चाहिए, नहीं हो पाएगा, बट हो गया। और मेंस के टाइम पर भी यही लगता था, गलती से प्रीलिम्स निकल गया, और इंटरव्यू में भी यही हुआ कि मुझे यही फील होता था कि लगता है गलती से मेंस निकल गया। तो ऐसा नहीं होता है, खुद पे थोड़ा भरोसा हमें रखना चाहिए। मैम, आर्ट एंड कल्चर के लिए मतलब आपने क्या किया था, कुछ बताओ। आर्ट एंड कल्चर के लिए अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर में मैं बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेट पैटर्न है, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उसके अलावा नितिन सिंघानिया सर की बुक है, तो उस बुक के बहुत सिलेक्टिवली कुछ चैप्टर, सारी वो बुक करने की जरूरत नहीं, बहुत मोटी है। बता दो आप कुछ चैप्टर्स में अभी बता दूंगी, मेंशन अभी वैसे मुझे याद नहीं है। आर्किटेक्चर वाले चैप्टर्स हैं और म्यूजिक वगैरह वाले चैप्टर्स, उनमें से हम प्रीवियस ईयर में देख लेते हैं ना, जिसके टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रखे हैं। आर्किटेक्चर तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है, रिलीजन वाला चैप्टर, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो ये सब चैप्टर्स हमें कर लेने चाहिए। वो नोट्स मैं स्पेसिफिक भेज दूंगी उस पर टेलीग्राम पे। तो वो, और इतना करके हमें खुद को लिमिट कर देना चाहिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर फैक्चुअल जाता है। और यहाँ दिक्कत ये होती है कि कोई एक रैंडम फैक्ट पूछ लिया गया, अब नेक्स्ट ईयर हम पूरा लिस्ट रटने में लगे हुए हैं, बट उसमें से आएगा नहीं, तो क्यों फालतू का लोड लेकर के हमें अपनी टेंशन बढ़ानी है। इससे बेटर है कि आप जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं उनको कर लीजिए। मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि इस जर्नी में कहीं पर भी, स्पेशली प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में, बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजों की लिस्ट लंबी लगने को तैयार हो जाए तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। ना कोई एक रैंडम क्वेश्चन आ जाए तो उसके पीछे एक नई बुक पकड़ लेना चाहिए हमें। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं बट 100 के 100 सॉल्व नहीं करने हैं। कट ऑफ अभी देख लिया हमने कितनी लो गई है, 75 मार्क्स के आसपास में कट ऑफ जा रही है। तो इतना ज्यादा परेशान होने के लिए जरूरत नहीं, और हर क्वेश्चन के पीछे पागल नहीं होना है। इजी क्वेश्चन जो कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं उनको करना है। 40 क्वेश्चन अगर आज के डेट में निकल जाता है प्रीलिम्स में तो फाइनल से। मैम, सीसेट के लिए आपने क्या किया था? सीसेट के लिए अगेन सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सीसेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था जी। तो सीसेट के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर भी 5 साल के क्वेश्चन अच्छे से करे थे, और एक पैसेज का कुछ मैथ्स और रीजनिंग का मैं बताती हूँ। मैथ्स के लिए सौरभ कौशिक सर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने टेलीग्राम चैनल पे डेली 5 क्वेश्चन पोस्ट करते थे और उसके नीचे लिंक डाल देते थे यूट्यूब का। तो मैं 5 क्वेश्चन वो सॉल्व करती थी, उसमें से जो नहीं आता था जाकर के देख लेती थी। तो ये बहुत हेल्प किया था। 2011 ऑनवर्ड्स ही उन्होंने डाल रखे हैं, तो जितना मुझे लगा कि हाँ मेरा काम चल जाएगा उतने मैंने क्वेश्चंस करे थे। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करे थे, किस तरीके से क्वेश्चंस के उन्होंने क्या सही आंसर्स दिए हैं। तो आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना, फिर यूपीएससी ने क्या सही आंसर माना है उसको करना, ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा और कहीं भागना समझदारी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। और एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि सीसेट में एग्जामिनेशन रूम में हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। इस बार स्पेशली ये हुआ कि कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के थे, दिखने में हमें लग रहा था कि हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे, बट उन्हें सॉल्व करना अपने आप में 5 मिनट हमारा खत्म कर देता, तो वो छोड़ने के लिए ही बने थे। तो जो उसमें फंसा उन्होंने टाइम वेस्ट किया और वो अटेम्प्ट्स क्वेश्चन कम कर पाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सिलेक्टिव होकर के चलने की जरूरत है। जो इजी है उनको फटाफट कर लीजिए, जो डिफिकल्ट, ये ईगो पे नहीं लेना कि हम इंजीनियर हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन कैसे हम नहीं करेंगे, या हम इंग्लिश के ऑनर्स हैं तो हमें कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो इजी मिला फटाफट करके अपना काम करके आगे बढ़ जाना है। ओके, तो उस टाइम पे कैसा लगा था और इंटरव्यू वाले दिन मतलब कैसा माहौल था घर पे? जिस दिन मेरा मेंस क्लियर हुआ उस दिन अगेन सब बहुत रो रहे थे खुशी के मारे कि फाइनली क्लियर हो गया, क्योंकि कई बार ये भी लगता है कि प्रीलिम्स निकल गया तो प्रीलिम्स तुक्के में निकल गया होगा, बट एक्चुअल तो खेल मेंस में होता है। तो जब मेंस निकला तब तो बहुत ही खुश थे, मेरी पूरी फैमिली में ये खुशी थी कि हमारी बच्ची इंटरव्यू देगी, तो इंटरव्यू देना ही बहुत बड़ी बात थी मेरे घर पे। मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे सिस्टर, मेरे जो मेंटर थे वो सर, सब गए थे, तो सब पूरा गए थे वहाँ पे इंटरव्यू दिलवाने के लिए। तो क्या सब क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे? क्वेश्चंस में मेरे पे नॉर्मल डेफ से जो मेरे रिलेटेड क्वेश्चन थे, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, एनसीसी वगैरह मैंने करी थी तो एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे कि डिसिप्लिन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो आप कैसे करेंगे। फिर सोशोलॉजी मेरा ऑप्शनल था और सोशल इश्यूज ही मेरी हॉबी भी थी, तो मेजरली मेरा सोशल इश्यूज के ऊपर ही पूरा इंटरव्यू चला था। कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के थे और कुछ क्वेश्चन जर्नल जो हम जीएस में करते हैं वहाँ से थे।
ओके मैम, यदि आपका मान लो सिलेक्शन नहीं होता फिर आप क्या करती? प्लान बी के रूप में क्या सोचा था आपने? सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत रोने वाली कंडीशन थी, तो शायद एक आधे हफ्ते रो करके और फिर मैं अभी दोबारा एक बार और ट्राई करती, एक बारी और इस अटेम्प्ट के लिए ट्राई करती और फिर इसको लास्ट समझ करके, हालांकि ये थर्ड अटेम्प्ट भी मैंने डू एंड डाई वाली कंडीशन में ही दिया था क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि अब दोबारा नहीं देना है, बट अगर नहीं क्लियर होता तो देना पड़ता मुझे ये अटेम्प्ट दोबारा से। मतलब एक सेकंड में मतलब किस्मत बदल जाती है इस एग्जाम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे किसी का मैंने अभी इंटरव्यू किया तो उसने कहा था कि मतलब यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जो एक सेकंड में सबसे बड़ी पोस्ट पे पहुंचा, और स्पेशली जब हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जहाँ पर ये दूर दूर तक सपना होता है सबका जी, और सपना तो सपना मतलब ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग आते मतलब हैं। बहुत बड़ी बात होती बिल्कुल, है हम मैं कांस्टेबल या एमटीएस बन जाती तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होते, वो हर पूरे मोहल्ले मिठाई बांट देते, तो हम उस फैमिली से आते हैं। और आपका फाइनल है। चलिए मैम, आपने टाइम दिया, आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच और आपको पुनः बधाई। थैंक यू सर।